आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को स्वाति चौहान का शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। ये है दीपावली का सप्ताह। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको गणेश जी और लक्ष्मी जी से समृद्धि प्राप्त हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का दिवाली स्पेशल। ठंड का मौसम आने के साथ ही बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित कुछ माओं की एक पहल। हम सारी माएं जो है हमने हाथ मिलाए हैं और हम सारे देश में इकट्ठे होके साफ हवा की मांग से ज्यादा है ये, क्योंकि मांग इससे पहले हो रही थी बहुत सालों से, लेकिन अब ये थोड़ा कैंपेन जो है ये एग्रेसिव है। पुरानी मूर्तियों को मिट्टी में दबाने या पानी में बहाने के बजाय किया जा रहा है रिसाइकिल। जब फोटो फिल्म रहती है तो उसमें से भगवान का कागज निकाला जाता है और जो लकड़े रहते हैं वो अलग किया जाता है। तो जो मेटल रहता है उसको हम मेल्ट कर देते हैं, मेटल को, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। दिवाली में मजे से खाने पीने के बाद कैसे रखें अपने पेट का भी ख्याल। अगर रेगुलर इंटरवल्स में खाए, डिनर बहुत लेट नहीं करे, और दूसरा कि जो अमाउंट ऑफ जंक फूड वगैरह भी जो लेते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड वे में ले। और इस हफ्ते होगी एक सुरीली मुलाकात शकील से, जिनके गाने ने मोहा है कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का मन। सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि आप हमें हमारी वेबसाइट radiosabrang.in के अलावा हर बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। साथ ही हम मौजूद हैं यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ अब इंस्टाग्राम पर भी। सर्च करिए रेडियो सबरंग और जुड़ जाइए हमसे। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। COP26, क्या आपने सुना है इसके बारे में? दरअसल 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो में दुनिया भर के देश इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी ये बैठक कहला रही है COP26। हमारे पेट्रोल, गैस वगैरह के इस्तेमाल से जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है उसके चलते हो रहा है क्लाइमेट चेंज, यानी कभी बेहद गर्मी तो कभी पहले से ज्यादा बाढ़ या जंगलों की आग। ये देश ग्लासगो में मिलेंगे और हमें आपको भी वहाँ हो रहे डिस्कशंस प्रभावित करेंगे। यहाँ होने वाली घोषणाओं में हो सकता है जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच करने पर बात हो, कैसे कोयले का इस्तेमाल कम से कम हो, पेड़ कम से कम काटे जाएं और समंदर के पानी का स्तर कोस्टल इलाके के लोगों के लिए कैसे कंट्रोल में रखा जाए। COP26 यानी COP26, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसे यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था। इसकी पहली मीटिंग 1995 में हुई थी, यानी कि ये इसकी 26वीं बैठक है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है COP26। उम्मीद है कि ये देश वहाँ विकासशील देशों के हित का ध्यान रखते हुए किसी समझौते तक पहुँच सकेंगे। इस क्लाइमेट चेंज के कारणों में है पेट्रोल, डीजल का बढ़ता इस्तेमाल, और वो बनता है हमारे ठंड के दिनों में प्रदूषण का कारण भी। पिछले दिनों आई एक स्टडी से पता चला है कि अगर बच्चे वायु प्रदूषण के हाई लेवल्स में रहें तो वो अस्थमा और मोटापे का कारण बन सकते हैं। ये स्टडी बताती है मोटापे का शिकार बच्चों में अस्थमा होने की संभावना 79% तक ज्यादा होती है। इस बारे में और जानकारी जुटाकर लाई हैं रमणी श्याम।
क्या आप यकीन कर सकते हैं कि राजधानी दिल्ली हमारे देश का दिल होने के साथ साथ नंबर 1 प्रदूषित शहर भी है। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी शहर होने के नाते गाज़ियाबाद में भी दिल्ली के प्रदूषण का पूरा असर देखने को मिलता है। इस विषय में कई रिसर्च होती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही लंग केयर फाउंडेशन एंड पल्मोनरी रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन ने दिल्ली और दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शहरों मैसूरू और कोट्टायम के स्कूल जाने वाले 3,175 बच्चे छांटे, जो इन शहरों के 12 अलग अलग स्कूल्स के थे। और गहन अध्ययन के बाद ये नतीजा आया कि दिल्ली और आसपास के शहरों के लगभग 40% बच्चे मोटापे से परेशान थे, जो कि अस्थमा यानी कि दमा की एक वजह बनता है। दूसरे शहरों में यह प्रतिशत लगभग 16 ही था। इस रिसर्च से जुड़ी डॉक्टर कारमेन उप्पल ने हमें इसके बारे में और भी जानकारी दी। सबसे पहला तो ये था कि जो एस्थमा, दमा जिसको हम बोलते हैं, और जो एलर्जिक डिजीजेस थी वो दिल्ली में बहुत ज्यादा देखी गई कोट्टयम और मैसूरू के मुकाबले। जो लक्षण थे दिल्ली के बच्चों में छींकना साउथ के शहरों से ऑलमोस्ट दुगना था। बहुत हद तक बच्चों ने आंखों में पानी की शिकायत करना, आंखों में खुजली की शिकायत करना, छाती में टाइटनेस होना, स्किन में एक्जिमा और स्किन संबंधी एलर्जीज होना, ये भी दिल्ली के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिला। दूसरा हमने ये देखा कि दिल्ली के बच्चों में दमा जो था वो साउथ के शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा था। 29.3% जो था वो दमा की प्रेवलेंस थी दिल्ली के बच्चों में, और कोट्टयम मैसूरू के बच्चों में केवल ये 22.6% देखा गया। लड़कों में लगभग दुगनी प्रेवलेंस थी अस्थमा की लड़कियों के मुकाबले। ये हमारी स्टडी की तीसरी प्रमुख फाइंडिंग थी। दिल्ली के बच्चे ज्यादातर मोटापे और अपनी बीएमआई के हिसाब से ज्यादा वजन वाले बच्चे थे दिल्ली में, बाकी जो 2 शहर थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये जो मोटापा था ये दमा को बहुत ज्यादा कॉज कर रहा था, यानी कि जो बच्चा मोटा है वो दमे के लिए उतना ही ज्यादा ससेप्टेबल है, उसमें दमा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर उप्पल ने ये भी बताया कि आम लोग अपने स्तर पर इस दिशा में और क्या-क्या कर सकते हैं। जितने भी हमारे RWSS सोसाइटीज हैं वो मिलकर, चाहे वो हर संडे को मिले या किसी एक दिन रख लें जिस दिन सब लोग फ्री हैं, वो मिलके अपनी सोसाइटी को का ग्रीन एरिया बढ़ाएं, और एक दिन रख ले जिसमें ग्रीनरी के लिए, प्लांटेशन के लिए समय निकालने के साथ साथ वहां पर एयर पोल्यूशन के ऊपर चर्चा की जाए। जो उनके आसपास का नियरेस्ट एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर अपने जितना भी आसपास की जगह है वहां पर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कार्यवाही करें। जैसे कि जितने भी आसपास के एरियाज हैं वहां पर अगर कोई खुले में कूड़ा जला रहा है उसको रोका जाना चाहिए, और आसपास के एरियाज में जो भी मतलब इन सब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है या गाड़ियों से रिलेटेड है एरिया, मतलब रोड है, वहां पर पानी वगैरह का छिड़काव का ध्यान रखा जाए। सो ये सब छोटी छोटी चीजें अपने स्तर पर करके बहुत हद तक स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स मिलकर एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट। उन्होंने घर के अंदर होने वाले एयर पोल्यूशन को लेकर भी कुछ जरूरी बातें बताई। बहुत जगह ये देखा गया है कि एयर पोल्यूशन बाहर तो है ही है, लेकिन अंदर, घर के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसेस पाई गई हैं, क्योंकि जब हम कुछ किचन में फ्राई करते हैं या कुछ खाना बनाते हैं तो यूजुअली हम एग्जॉस्ट या चिमनी नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस वहीं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इकट्ठी हो जाती है और हम उसी को अंदर अपनी सांस के द्वारा लेते हैं। तो इस एक चीज का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। आपकी घर की दीवारों पर फंगल मोल्ड्स हो जाते हैं, सारी तरफ अगर सीलन रहती है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है एलर्जी कॉज करने में। घर के अंदर बाथरूम में भी हमेशा एग्जॉस्ट ऑन रखें ताकि उसकी दीवारों पर भी सीलन ना हो। इस तरह और जागरूकता लाकर हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने में योगदान जरूर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट थी रमणी श्याम की। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके बच्चों पर असर को देखते हुए देश की कुछ माँओं ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। उन्हें नाम दिया है वॉरियर मॉम्स। मैंने इन्हीं में से एक भवरीन कंधारी से संपर्क किया और पूछा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। हम माँओं को समझ नहीं आती कि हम क्या करें, तो हम सारी माएँ जो है हमने हाथ मिलाए हैं और हम सारे देश में इकट्ठे होके साफ हवा की मांग से ज्यादा है ये, क्योंकि मांग इससे पहले हो रही थी बहुत सालों से, लेकिन अब ये थोड़ा कैंपेन जो है ये एग्रेसिव है
कि अब बहुत मांग लिया लेकिन हमें मिल नहीं रहा, और जितना वक्त वो निकले जा रहा है उसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर डैमेज हो रहा है, उनकी हेल्थ डैमेज हो रही है। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं इसमें? तो शुरू से जो है काफी सारे हमारे जो कोर जो शुरू के जैसे जो होती है माएँ, उसमें पुणे भी है, कोची है, हैदराबाद है, तमिलनाडु है, ये सारे तो शुरू से ही थे और अब बहुत बढ़ गए हैं। अब हमारे बहुत सारी स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, अब पंजाब, अब बहुत सारी जगहों से लोग आ गए, हरियाणा, और ये सब तो हम लोग तो सारे थे ही शुरू से। सो प्रीटी मच अब हमने ऑलमोस्ट मोस्टली सारी स्टेट्स में कोई ना कोई प्रेजेंस है ही है। वॉरियर मॉम के साथ अगर और लोग अभी जुड़ना चाहें तो क्या करना होगा उन्हें? एक आम नागरिक को, चाहे वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके एरिया में या उनकी स्टेट में, उनके राज्य में क्या कौन से कानून लागू हैं। हम वो कानून उनके सामने रखते हैं, कि ये है, आपको ऐसे कंप्लेंट करने, जैसे नो योर राइट्स हमने इसको बोला, और उसमें हम आपको, जैसे दिल्ली के लिए पेड़ कट रहा है तो आपको क्या करना है। अब नॉर्मली किस लोगों को समझ ही नहीं आती कि उस टाइम क्या, हमने सब कुछ सामने लिख के दिया कि इस पे फोन करना है, यहाँ पे कंप्लेंट करनी है, ये आपको चेक करना है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो आपने यहाँ पे कंप्लेंट लिखनी है, ये ईमेल है। सो ऐसे ही हर सिटी का, टाउन का हम उनको एक कानून बताते हैं, ताकि क्योंकि अगर हम एक दूसरे से सिर्फ बात करके छोड़ देते हैं ना कि आप कहें कि आज बड़ी हवा खराब है और व्हाट्सएप पे आपने लिख दिया और वो कहते, उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है जब आप उसकी कंप्लेन करते हो, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हो तो पोल्यूशन बोर्ड के पास भी डेटा जाता है, और वो डेटा फिर बाद में अगर वो मानो उसको देखते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये अगले एटलीस्ट हमारे पास एक जायरा बनता है कि उनको कोर्ट में लेकर जाने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए कि आपने काम क्यों नहीं किया। पर अगर हम नहीं करते कंप्लेन तो वो बातें सिर्फ हवा में होती हैं और वो उसका कोई फायदा नहीं होता। पॉलिसीज बन जाती हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। सो हम इम्प्लीमेंटेशन में ये करने के लिए कि सिटीजन, और इम्प्लीमेंटेशन तभी होएगी जब हम अपना हक मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। प्रशासन और सरकार आपको लगती है कि इस मुद्दे को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए उतनी है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्यादा पीआर हो रहा है, एक किस्म का, बस वो है पोस्टर्स लगाना और ये सब करना, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे अगर आप कंप्लेन करते हो तो अगर हमारे जैसे पेड़ कटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लोग ही नहीं है, जितने वैकेंसीज हैं आधी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। सिमिलरली आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल है, ऐसे ही मतलब मैं और भी एग्जांपल जैसे दूसरे स्टेट्स का भी। सो वहां पर जितने लोग होने चाहिए कर्मचारी, वो लोग ही नहीं है। अगर लोग नहीं होंगे तो आप मेरे को बताइए कि कैसे करेंगे। हर सेकेंड हमारे बच्चों का लंग्स डैमेज हो रहे हैं। एज यू एंड आई स्पीक, वो हवा तो वही गंदी टॉक्सिक हवा वो पी रहे हैं। आप भवरीन वॉरियर मॉम्स को कैसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं? आप जैसे लोग हैं जो इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, पर्यावरण को, प्रदूषण को, और आप कनेक्ट करेंगे कि और लोग आए और हमको ज्वाइन करें, और फिर अपने अपने क्षेत्र में हम प्रेजेंस बनाना है, हमें दिखाना है जो असलियत में कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अपने बच्चों को पोल्यूशन के बढ़ते स्तर से बचाने के लिए शायद सभी माँओं को एक वॉरियर मॉम होने की ज़रूरत है। और एयर पोल्यूशन के बाद आइए बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो कई बार हमें डिलेमा में डाल देता है। वो है हमारे घरों से निकलने वाली भगवानों की पुरानी मूर्तियाँ। हम कई बार उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं, तो कभी मिट्टी में दबा देते हैं या कभी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाते हैं, मगर इस तरह उन्हें सही ढंग से हम डिस्पोज नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखकर नासिक में संपूर्णम सेवा फाउंडेशन चला रही तृप्ति गायकवाड़ ने पुरानी मूर्तियों को रिसाइकिल करना शुरू किया है। मेरी साथी लोपामुद्रा दुबे ने उनसे उनकी इस पहल के बारे में बात की। जिनके घर से हमें ये मूर्तियां आती है, सबसे पहले हम उनकी एक उत्तर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद वो सब हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं। इट मीन्स दैट जब फोटो फ्रेम्स रहती है तो उसमें से भगवान का कार्ड निकाला जाता है और जो लकड़े रहते हैं वो अलग किया जाता है। तो जो मेटल रहता है उसको हम मेल्ट कर देते हैं, मेटल को, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। जो कागज रहता है उसका एक लगदा बनता है और वो हम सॉइल में डालते हैं, जिससे एज एन फर्टिलाइजर यूज होता है। और कुछ कुछ मतलब जो पेपर रहते हैं ना, उसे रिसाइकल करके फिर से भी पेपर बनाया जाता है। उसके बाद जो कांच रहती है वो मेल्ट हो जाती है। पीओपी की मूर्तियां रहती है, तो पीओपी की मूर्ति में हम लोग क्या करते हैं, उसकी पाउडर फॉर्म बना के उसमें ना सीमेंट मिक्स करते हैं
तो उससे क्या होता है कि हम कुछ टॉयज बना सकते हैं बच्चों के लिए। और अभी फिलहाल तो एक नया मैंने मतलब बनाया है, ज्वेलरी बनाने वाली हूँ मैं अभी। तो बहुत एंटिक ज्वेलरी है, इट्स इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी एंड यस, तो इससे बहुत सारी औरतों को काम मिल सकता है। तो ये आपने कब से और क्यों शुरू किया ये मूर्तियों का रिसाइकल करना? हमेशा तो दिमाग में रहता था, अगर कहीं पे भी घूमने जाते थे तो देखते थे कि मूर्तियां पड़ी हुई है, सब कुछ तो अच्छा तो दिखता नहीं था, क्या करे, तो रहता था दिमाग में। बट 2-2.5 साल पहले हमारे नासिक में जो गंगे को पूर आता है ना, वो देखने के लिए मैं गई थी, बाढ़ देखने के लिए। तो वहां पे एक बंदा आया था, वो बोला, वो मतलब वो विसर्जित करने आया था। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें विसर्जित नहीं करने दूंगी फोटो फिर। बोला मैडम भगवान की फोटोज है, क्या करूँ। मैंने उसको बोला उसके कांच निकाल ले, कागज को तू पानी में डाल के तेरे पौधों को डाल दे। उसे वो आइडिया पसंद आई, तो मैंने सोचा यार एक बंदे को ये आइडिया पसंद आ सकती है तो कितने लोगों को आ सकती है। घर आके मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया और सबको सेंड कर दिया, और अभी सोशली इतना वायरल हो गए वो सब मैसेजेस कि अभी तक 20 या 25 हजार के ऊपर हम लोगों ने फोटोज मूर्ति डिस्पोज की हुई है। और कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ और कहाँ कहाँ से आपने ये सपोर्ट पाया है? लोग मेरे लिए बहुत सारे लोग जुड़े, अभी 30 to 40 लीडर्स बन गए हैं। ओके। और ये तो पक्के लीडर्स है, मतलब जब भी रहता है काम रहता है तो एज एन वॉलंटियर करके वर्क करने के लिए आ जाते हैं, और उससे भी ज्यादा भी लोग हैं। आगे और जगह फैलाने का अभी प्रयास होगा आपका? एक्चुअली ये काम पहले नासिक, पुणे, बॉम्बे में भी हो रहा था, हाँ और हाँ। अभी ये पूरे महाराष्ट्र में मेरे पूरे पॉइंट्स हो रहे हैं। और यस, और अभी हम लोग बैंगलोर और दिल्ली में भी सोच रहे हैं कि दिसंबर एंड जनवरी में एक एक कलेक्शन का डेट रखे बिल्कुल, हम करके। लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। इसमें कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि ये सब चीजें करते वक्त हमें ट्रांसपोर्टेशन और जो भी डिस्पोज करते हैं मशीनरीज एंड ऑल दैट, उसके लिए हमें खर्चा आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि एक बेसिक चार्जेस ले लेते हैं, तो 50 रुपीज पर मूर्ति या पर फोटो के हिसाब से चला जाता है उसमें, एंड पीपल आर पेइंग। एंड एक्चुअली पीपल्स आर नॉट ओनली पेइंग दिस, वो संपूर्णम जो मैंने संस्था बनाई, संपूर्णम सेवा फाउंडेशन, वो उसको डोनेशन भी दे रहे हैं कि रास्ते के भी जो मूर्तियां मैं उठा सकूं और उसको भी डिस्पोज कर सकूं। हम अगर उनकी मूर्तियों को हम जब पूजा करते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, ओके, अगर वो खंडित हो जाए तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मूर्तियां आस्था, बिलीफ से जुड़ी हुई मामला है, तो इस वजह से आपको कोई कभी परेशानी आई है? नहीं, उल्टा मुझे ब्लेसिंग मिल रही है कि तृप्ति तुम बहुत 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 अच्छा काम कर रही हो, और ये किसी ने ना किसी ने स्टैंड लेना जरूरी था, भगवान ने तुम्हें जरिया बनाया है। तो यस, परेशानी तो नहीं आई, उल्टा मुझे सपोर्ट ही मिल रहा है हर जगह से। कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम, जरूर बताइएगा feedback@radiosabran.in पर। रेडियो सबरंग, जीवन मंत्र। हमारे आसपास दीपावली की जगमगाहट है, घरों में लोगों ने झालर लगाई है और त्योहारों की इस मस्ती में जमकर खाने पीने का सीजन चल निकला है। मगर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज, इन मौक़ों पर लगातार हम लोग तला भुना खाते रहते हैं। दिवाली के बाद बहुत से लोगों को एसिडिटी, अपच और गैस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पेट का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इसलिए इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर सरोज दुबे से। डॉक्टर दुबे कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में गैस्ट्रो के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। मेरी साथी अर्चना ठाकुर ने उनसे बात करके पूछा कि पोस्ट दिवाली लोग किस तरह की परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं। दिवाली के दौरान मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो ये फेस्टिव ओकेजन है जो दशहरा से चालू होके दिवाली तक चलती है, तो उस समय काफ़ी खाना पीना, पार्टिंग, थोड़ा ओवर ईटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग में इस दौरान, क्योंकि ये एक पार्टी का माहौल है, तो इवन अल्कोहल का सेवन भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मोस्टली होते हैं, और इस दौरान हम देखते हैं कि स्पेशली आफ्टर दिवाली काफ़ी पेशेंट्स गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशंस, पेट के दर्द, उल्टियाँ, इस तरह के प्रॉब्लम से आते हैं। कैसे अवॉइड करें इन प्रॉब्लम्स को? एक तो रेगुलर इंटरवल्स में खाना खाया जाए, क्योंकि बहुत बार पार्टियां लेट होते हैं, डिनर्स लेट होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंडाइजेशन करता है। तो अगर रेगुलर इंटरवल्स में खाए, डिनर बहुत लेट नहीं करें,
और जहाँ लोग अल्कोहल लेते हैं तो वो सीमित मात्रा में ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले। और दूसरा कि जो अमाउंट ऑफ जंक फूड वगैरह भी जो लेते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड वे में ले, क्योंकि उनको पता है कि एक ही दिन का नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ डेज या वीक्स का है। तो इस तरह से अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो दिक्कत कम होगी। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन क्या करना चाहिए अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए तो? अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो तो फिर आपको एक बार अपने जो भी नज़दीकी फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि सिंपल इंडाइजेशन हो या सिंपल गैस्ट्राइटिस हो, लेकिन कुछ और भी चीज़ हो सकता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं कुछ दिन से, तो एक बार अपने नज़दीकी फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा ले। अगर वो बोलते हैं कुछ टेस्ट लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो उसे करा ले। अगर सिंपल एसिडिटी की बात है तो ठीक है, कभी कभी आपने एंटासिड ले लिया, लेकिन मोस्टली अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करके बेटर होगा कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सीज़न चेंजेस से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जब सीज़न चेंजेस होते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी पे असर करता है। इस सीज़न में बहुत बार खाने पीने से थोड़ा लूज मोशंस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पर मोर ऑफ कभी कभी वायरल हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन भी होते हैं या सिंपल गैस्ट्राइटिस टाइप के भी हो सकते हैं। एंड कुछ जैसे अभी ऑटम सीज़न चालू हो गया है तो कुछ उसके भी पर्टिकुलर इन्फेक्शंस है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि डेंगू के काफ़ी सारे केसेस है, उसमें लिवर काफ़ी बार इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं हम उसी प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं। तो फिर दिवाली का मजा उठाइए, मगर ख्याल रखिए अपनी सेहत का भी। रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। आपको वो रानू मंडल याद है जिनके गाने का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें एक पहचान दिलाई थी? कुछ यूं ही गाने से वायरल होकर मशहूर हो गए शकील हैं हमारे इस हफ्ते के मेहमान। शकील वैसे तो कर्नाटक से हैं, मगर पिछले दिनों मुंबई में सड़क पर गाने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर सोनू निगम से लेकर ऋतिक रोशन तक ने उनकी तारीफ की। इसके बाद रेडियो सबरंग की टीम ने उन्हें मुंबई में ढूंढ निकाला और उनसे बात हुई उनके हुनर के बारे में। मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, मैं यूपी का बॉर्न हूँ एंड देन मैं पिछले 15 साल से कर्नाटक के छोटे से शहर में चित्रदुर्गा में रह रहा था। मैं 2 साल पहले बैंगलोर शिफ्ट हुआ था और वहां से मैंने अपनी स्ट्रीट परफॉर्मेंस की जर्नी शुरू की थी। बचपन का जो म्यूजिकल जर्नी था वो सभी रिलीजियस गैदरिंग्स एंड स्टफ में था, तो वहां से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई मेरी। फिर मैं कर्नाटक शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे पोएम्स की रेसिटेशन होती थी, जहाँ पे आपको पोएम्स को अपने अंदाज में गाना होता था, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा तीनों। तो मैं तीनों में भाग लेता था और सभी में हमेशा मतलब स्पेशली हिंदी में हमेशा फर्स्ट आता था। कर्नाटक से मुंबई की जर्नी कैसे हुई? मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया था कि बैंगलोर बहुत खाली खाली सा हो गया था। मैं एक डेढ़ घंटा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक से 500,000 तक भी मतलब नहीं हो रहा है मेरा। जो एक्सपेंस मैं ट्रैवल करके डाल रहा हूँ वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑल इंडिया टूर करते हैं। पहले हैदराबाद गया, वहां पे 1 वीक था। फिर वाइजैक गया, वहां पे 1 वीक था। राजमंड्री गया, वहां पे 1 वीक था। भुवनेश्वर गया, वहां पे 1 वीक था। छत्तीसगढ़ गया, वहां पे 1 वीक था। और फिर यहाँ पे शुरू किया मैंने मुंबई में। फिर से लॉकडाउन हो गया था, 6 महीना फिर से बैठा था। लेकिन अभी 1 महीने पहले फिर से शुरू किया तो इतना सब हुआ। लेकिन जर्नी यही थी कि अल्टीमेटली मुंबई ही आना। तो आपके पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा इसमें? मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। पेरेंट्स का वो बहुत बड़ा डर था कि पता नहीं क्या होगा, हर कोई मोहम्मद रफी नहीं बनता, हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बनता, लाखों में एक लोग होते हैं। और उनको वो बात मेरे में दिखती नहीं थी। मेरे डैड माइनिंग में काम करते थे और जो माइंस थे कर्नाटक के वो बंद हो गए थे अचानक से। तो डैड को दूसरा काम ढूंढना पड़ा उसकी वजह से। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गया था। तो उस वजह से फाइनेंशियली पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया। ये उनको डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं म्यूजिक करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेरा विलेज का बैकग्राउंड है, जो रिलेटिव्स हैं, इस चीज को मतलब ठीक नहीं मानते, नहीं गाना चाहिए। वो बोलते थे कि लोग क्या कहेंगे,
इतना पढ़ा लिखा है, अच्छा सा जॉब करना, सॉफ्टवेयर जॉब करना। मैंने स्ट्रीट परफॉर्मेंस शुरू किए, तो मैंने उनको 2 साल तक नहीं बताया। मैंने लिटरली 2 वीक पहले बताया है, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, कि मैं एक स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ। एक जी। यंगस्टर, एक टीनेजर बाहर निकल के सड़कों पर गाना चाह रहा है, ये आपने मन कैसे बनाया? आपको झिझक नहीं हुई इसमें? झिझक बहुत हुई थी। तो हुआ क्या था कि मैं पहले बहुत टाइम से म्यूजिक करना चाहता था, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि म्यूजिक से पैसा भी कमाना है, और बाद में वो थॉट था कि उस पैसे को पूरा म्यूजिक के ऊपर लगाना है और पढ़ना है और बढ़ना है उस चीज में। पहले बैंगलोर आया हूँ, मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया है सरवाइव करने के लिए एज अ वेटर, एंड देन मैं डिजिटल मार्केटर की तरह काम किया है, कैशियर की तरह काम किया है। मेरा भाई जो है दानिश, जो छोटा भाई है मेरा, वो बहुत ज्यादा मतलब इनकरेजिंग है। वो स्पोर्ट्समैन है नेशनल। वो उसका ये था कि एक बार ट्राई कर। मैंने फाइनली यहाँ वहां से पैसे जोड़ के मैंने इक्विपमेंट्स खरीद लिए। इक्विपमेंट्स खरीदने के बाद भी मुझे 3 महीने लगे करेज जोड़ के कि परफॉर्म करना है। हाँ, इट्स क्योंकि नॉट इजी, आसान नहीं है। किया है। हाँ, मैंने जो ऑडियंस देखा था ना, वो नोन फेसेस थे अब तक, और ये कुछ बहुत नया चीज था। सीधा बिजी स्ट्रीट पे लोग, पता नहीं है कैसे रिएक्ट करेंगे। डर और सेल्फ डाउट बहुत सारा था। हम एक दिन बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट पे गए, पहले दिन। ओके, पहले सिर्फ गिटार लेके गया। मैंने सोचा कि थोड़ा करेज जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। मैंने सोचा कि लड़कियां ज्यादा मतलब एक्सेप्टिंग होंगी और एनकरेजिंग होंगी। गिटार देख के शायद अच्छा भी लगे उन्हें। मैं सीधा गिटार लेके कुछ लोगों के पास गया और कॉम्प्लीमेंट्स पास किए और बोला कि मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, आप ऐसे दिखते ऐसा। तो पहले तो दे गॉट क्रीप्ड आउट कि ये क्या बोल रहा है बंदा, कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सीन क्रिएट हो जाएगा, आप गिटार लेके नहीं गा सकते, आप ऐसा ही गा सकते हो। तो हुआ नहीं वो चीज। मैं लिटरली जाके कोने में बैठ के रो दिया। दानिश ने अगले दिन फिर से बोला कि एक बार ट्राई कर ले, एक बार कर ले, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करना होता है। तो हम दोनों गए हैं फिर से चर्च स्ट्रीट। हिम्मत जुटा के चर्च स्ट्रीट पे हमने शुरू किया। मैंने आंख बंद की, मेरे पैर कांप रहे हैं। लो वॉल्यूम रखा है मैंने, और मैंने गाना शुरू किया। गाना खत्म होने के बाद मैंने आंख खोली, तो 20-25 लोग पूरा रोड ब्लॉक कर दिए, और गाना खत्म करते सब लोग तालियां बजा रहे हैं। बहुत ज्यादा रिलीविंग था। ऐसा फील हुआ कि ये वॉक होने वाला है। साइड में बैठे परफॉर्मेंस के बाद, और दानिश ने पैसे काउंट किए, तो पहली बार में 6,000 मिल गए मुझे। अरे वाह! हम लोग खुशी से कूद रहे थे कि हो गया। शकील, क्या अभी हो गाया था जाएगा। आपने उस दिन? तो मेरा पहला सॉन्ग जो था वो सुन मेरे हमसफर था, जो कि अखिल सचदेवा सर ने गाया है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया के। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट सॉन्ग है तब से। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। बहुत खूबसूरत गाया आपने शकील। शकील, 9 अक्टूबर की शाम आपकी जिंदगी बदल गई थी शायद। क्या हुआ था उस दिन? दिन बहुत नॉर्मल सा था, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं गया हूँ, बहुत ही सुनसान जगह थी जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। वहाँ पे बहुत ही थोड़े लोग जो वॉक कर रहे थे, वो एक एक गाना सुन के आ जा रहे थे। तभी एक इंसान गुजर रहे थे अपनी बेटी के साथ, और शायद बेटी ने उनको मतलब पापा पापा कुछ किया, क्योंकि मैंने बेटी का एक्सप्रेशन देखा था, उसको मतलब कुछ अच्छा सा लगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। तो उन्होंने बाइक अपनी वापस लेके आए और खड़ा किया। मैं जो गाना गा रहा था, वो गाने को रिकॉर्ड किया। मैं आराम से गया हूँ, सोया हूँ, और अगले दिन मुझे कॉल आ रहा है मेरे भाई का कि तुम्हारे वीडियो को ऋतिक रोशन सर ने ट्वीट किया है। मैं बोला ऐसे ही किसी फैन ने कर दिया होगा ऋतिक सर के हैंडल से। मैंने फिर भी सर्च कर लिया कि सच तो नहीं है। सर्च किया हूँ, ऋतिक रोशन टॉप पे मेरा पोस्ट दिखा रहा है।
हाँ। मैंने क्लिक किया, ब्लू टिक दिखा रहा है वहां पे। मैं अटक गया मैंने क्या देख लिया। मेरा भाई और मैं जो है वो ऋतिक रोशन सर के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी लिटरली हमने फोटोज लगा के रखी हुई, जो हमारा पर्सनल, हमारा जो बेडरूम है वो हमारे आइडल थे। तो उनसे प्रेज रिसीव करना और उनका रीट्वीट करना बहुत बड़ा था। इट्स लाइक अ ड्रीम कम मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। फिर शाम को पूजा भट्ट मैम ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स भेजे, उन्होंने बताया कि उन्हें कैसा लगा और उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ क्योंकि पूजा भट्ट मैम जो है वो मेरे और मेरे डैड की फेवरेट मूवी सड़क है, और वहां से मैं बोलूंगा कि वो चाइल्डहुड क्रश थे। कुछ लाइनें उस गाने की भी आप हमको गुनगुना दीजिए, जिसने मीका सिंह और सोनू निगम, पूजा भट्ट आर्टिस्ट जैसे लोगों का भी मन मोह लिया। जरूर जरूर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। हो चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वेरी ब्यूटीफुल शकील, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग फॉर अस। थैंक यू। आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरे पर्सनल फेवरेट जो है वो अरिजीत सिंह है, और सोनू निगम सर हैं, और करंटली जुबिन नौटियाल सर भी हैं। और जो पुराने में है वो ऑफकोर्स किशोर कुमार सर है, हेमंत सर है, मोहम्मद रफी सर है, लता मैम है, आशा मैम है। सो पुराने में बहुत सारे हैं। जो करंटली जो अभी फेवरेट है वो अरिजीत सर है, क्योंकि जो मैंने रियलाइज किया था कि मैं कुछ इस फील्ड में कर सकता हूँ, वो अरिजीत सर का सॉन्ग था, क्योंकि तुम ही हो। तो बहुत ज्यादा तो नहीं होगा अगर मैं कहूंगी कि कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए उस गाने की भी। मुझे सोच के बोलना पड़ेगा अगली बार गाने के लिए। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी वेल डन शकील, थैंक यू सो मच। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? मैंने काफी टाइम लगा दिया, मैं वेस्ट भी बोलूंगा, सिर्फ ट्राई करने में कि मुझे सीखना है। ओके, मैंने सीखा है बहुत कुछ प्रोसेस में, मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ, लेकिन मैं और बेटर कर सकता था अगर मैंने जो पिछला 2 साल गया है, अगर पैंडेमिक ना आया होता, अगर मैं ज्वाइन कर पाया होता म्यूजिक स्कूल, तो मैं बहुत कुछ ज्यादा ग्रो कर चुका होता अब तक। तो मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा अगला 1 साल जो भी है। मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, मैं फिर भी स्ट्रीट्स पे परफॉर्म करूंगा, क्योंकि इट्स समथिंग आई एंजॉय नाउ। मैं काफी स्ट्रांग फील करता हूँ, इनविंसिबल, मतलब जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। रही बात जो फेम मिली है उसका क्या, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका क्या, तो चीजें हो रही हैं। अभी सोनू निगम सर के साथ बातें चल रही हैं, उनके साथ शायद एक सिंगल निकल के आए। अरे वाह, बाद में मेरे स्ट्रीट, अभी मैं पब्लिक हो गया हूँ, तो मैं अपने स्ट्रीट शोज
के जो भी कंटेंट हैं वो अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालूंगा। मुझे लगता है कि 1 साल के बाद मैं और लायक बन जाऊंगा और ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा, इससे भी बड़ा कुछ कर लेंगे। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आप हर हफ्ते हमसे जुड़े रहिए और हम सबका हौसला बढ़ाते रहिए। अगर आप भी हमारे रेडियो सबरंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेल करिए feedback@radiosabrang.in पर। साथ ही इस ईमेल आईडी पर आप ये भी बता सकते हैं आप इस प्रोग्राम में और क्या सुनना चाहते हैं। आपकी राय का हमें रहता है इंतजार। सावधानी से मनाइए दिवाली और सभी का रखिए ख्याल। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। इन सब के बीच लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।